कि अरविंद सर इज़ द पर्सन हु मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एंड आई चलिए दोस्तों, अभी हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया था यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड। लेकिन अगर मेरे को सिंप्लेक्स मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो सबसे पहले गिवन एलपीपी को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी आपको एलपीपी दिया हुआ है उसको आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। रूल टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला कंडीशन है कि जो भी आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें देयर शुड बी नो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। ये इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव वेरिएबल। जितने भी वेरिएबल हैं वो सब नॉन नेगेटिव वेरिएबल होने चाहिए। देयर शुड बी नो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल यानी कि जितने भी वेरिएबल मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए वो सारे के सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव होने चाहिए। यानी कि जितने भी वेरिएबल होंगे उनके लिए मेरे पास में अगर मान लो x1 x2 मैंने वेरिएबल यूज किया है तो इसके साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन होना चाहिए। ठीक बात है। लेकिन अगर मान लो एक कोई क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है जिसमें मेरे को x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो लिखा हुआ है लेकिन x2 के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि x2 जो है वो नेगेटिव वैल्यू भी उसकी हो सकती है। तो भैया अब ये प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करना है सिंप्लेक्स मेथड से। तो पहले मेरे को प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वहां पे ये वाला वेरिएबल x2 चलेगा नहीं। तो क्या करें भाई, कैसे इस x2 को हम हटा सकते हैं? अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि यहां पे मेरे को x2 दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा x2 डबल डैश माइनस x2 डैश से। और जहां पे भी x2 होगा वो x2 गायब हो गया, उसकी जगह पे आ गया x2 डबल डैश और x2 डैश, एंड बोथ x2 डबल डैश एंड x2 डैश शुड बी नॉन नेगेटिव वेरिएबल। अब x2 की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अगर x2 डबल डैश इज लेस देन x2 डैश तो x2 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, x2 की वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी। करेक्ट है। तो प्रॉब्लम हमने चेंज नहीं करा, लेकिन जो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल था उस अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को हमने गायब कर दिया। इज दैट क्लियर? चलिए तो पहली कंडीशन तो यह है कि मेरे प्रॉब्लम में कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा जो कंडीशन है वो ये, सेकंड कंडीशन जो है RHS must be positive। RHS राइट हैंड साइड पे जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको आप पॉजिटिव कर सकते हो, अगर नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि ऑल द कंस्ट्रेंट must be in equation। जितने भी कंस्ट्रेंट मेरे को दिए हुए हैं वो सब इक्वेशन के फॉर्म में होने चाहिए, करेक्ट है। तो एनी इनइक्वलिटी कैन बी converted in equation using slack variables। सपोज मान लो मेरे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है x1 प्लस x2 शुड बी से लेस देन और इक्वल टू 10, करेक्ट है। अब मेरे को इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो मैं अपनी इक्वेशन को ही चेंज कर दे रहा हूँ। अगर मैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 लिख दे रहा हूँ तो जो मेरा कंस्ट्रेंट था उसको मैं फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। मेरा कंस्ट्रेंट था शुड बी लेस देन और इक्वल टू, तो मैं क्या करूँगा, देखो या तो क्या होगा, x1 प्लस x2 10 के बराबर होगा या 10 से कम होगा। तो 10 से कम है तो उसको बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्लैक वेरिएबल यूज कर लूंगा s। इज दैट क्लियर? चलिए, और कंडीशन क्या होगी कि s शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी वेरिएबल मेरे पास में है वो सारे वेरिएबल जो है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, तो एक आध क्वेश्चन अपन देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। से x1 प्लस x2 मैक्सिमाइज max z equal to x1 plus x2 and subject to x1 plus x2 should be less than equal to 50, 2x1 minus x2 should be greater than equal to 10 and 3x1 minus 4x2 is less than equal to minus 5 and x1 is greater than equal to 0. I want to convert this problem in the standard form. क्या करें? सबसे पहले तो x2 अब यहाँ पे होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि x2 के साथ में नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन नहीं दी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं हो सकता जो कि नॉन नेगेटिव ना हो, करेक्ट है। तो आप जहाँ पे भी x2 है उसको आप रिप्लेस कर दोगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा मैक्स z इक्वल टू x1 प्लस x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। ठीक है, चलिए जी, अब सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। अभी ये लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 50 लिखा हुआ है, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा प्लस s1 इक्वल टू 50। ठीक, सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x1 माइनस x2 डैश माइनस x2 डबल डैश माइनस s2, क्योंकि अभी ये नंबर जो है वो 10 से बड़ा है, तो 10 के बराबर लाने के लिए इसको एक नेगेटिव नंबर यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। नेगेटिव नंबर यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो यह माइनस s2 इक्वल टू हो गया 10
करेक्ट है? थर्ड इक्वेशन वुड बी 3x1 माइनस 4x2 डैश माइनस x2 डबल डैश प्लस s1 इक्वल टू -5। तो बच्चों मेरी थर्ड वाली इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है क्या? नहीं, क्योंकि मेरा RHS जो है वो नेगेटिव है। मेरा RHS जो है वो नेगेटिव है। मेरा RHS जो है वो नेगेटिव है। ओ सॉरी, S3 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नेगेटिव है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये प्लस S3 की जगह यहाँ पे मेरे को मिल गया -S3 और ये -5 जो है दैट विल बी +5। करेक्ट है? ठीक बात है। अब कितने वेरिएबल आ गए मेरे पास में? x1, x2 डैश, x2 डबल डैश, s1, s2 and s3 all must be greater than or equal to 0। ठीक है बच्चों? So any difficulty in converting the problem in the standard form? चलिए, तो अब जो भी प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करनी है सिंप्लेक्स मेथड में, सबसे पहले मेरे को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सिंप्लेक्स मेथड अगर भी अपन आगे डिस्कस करने जाएंगे तो यू विल कम टू नो कि सिंप्लेक्स मेथड कुछ नहीं है भाई, ग्राफिकल मेथड का ही टेबुलर फॉर्म है। ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते थे? फिजिबल रीजन का वर्टेक्स निकालते थे और फिर सारे वर्टेक्स पे आप जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। सिंप्लेक्स मेथड उसी चीज को सिस्टमैटिक वे में करता है। वो एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेगा और एक वर्टेक्स से मूव करते हुए दूसरे, तीसरे, चौथे वर्टेक्स तक तब तक जाएगा जब तक कि आपको प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए। करेक्ट है? तो बेसिकली चलो अपन एक जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले ग्राफिकल मेथड से, वही क्वेश्चन अपन ले लेते हैं सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए। क्या था पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा हुआ है, बता, ढूंढना पड़ेगा नहीं तो मेरे को। अच्छा, मैं पुरानी शीट, ये z इक्वल टू 1800 वो वाला क्वेश्चन था कि इसमें z मैक्सिमम इक्वल टू 1800 आया था। मिल गया ये, हाँ यही क्वेश्चन था ना, मैक्सिमाइज। चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था दैट वाज मैक्सिमाइज z दैट वाज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 plus x2 is less than equal to 450 and 2x1 plus x2 is less than equal to 600 and x1 x2 was greater than equal to 0। ठीक है बच्चों? तो अभी ये प्रॉब्लम को मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? x1 x2 दोनों ही रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स हैं। करेक्ट है? तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इनइक्वालिटी को मेरे को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? पहली इक्वेशन आ गई प्लस s1 प्लस s2 इक्वल टू 600 और s1 s2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों?
अब सिम्प्लेक्स मेथड जो है वो बेसिकली बेस्ड है सॉल्विंग द इक्वेशंस। अभी आपके पास कितनी इक्वेशन है? 2। और कितने वेरिएबल हैं? 4। तो अभी ये 2 इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशन मेरे को मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे। 2 नहीं मिलेंगे मेरे भाई, अनंत मिलेंगे, इनफाइनाइट। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, करेक्ट है। तो कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे? इनफाइनाइट मिलेंगे, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने नंबर ऑफ इक्वेशन है, नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिस वेरिएबल्स। राइट? चलिए, अब बेसिस वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ बेसिस वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ बेसिस वेरिएबल्स will be calculated from equations। मेरे पास 2 इक्वेशन है, तो 2 बेसिस वेरिएबल होंगे। तो वो 2 इक्वेशन है और 2 बेसिस वेरिएबल है, तो उनको सॉल्व करके मेरे को उनकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? मेरे पास 4 वेरिएबल है, मेरे को 4 से मतलब नहीं है। मेरे को जितने नंबर ऑफ इक्वेशन है उतने नंबर ऑफ मेरे को वेरिएबल कंसीडर करने। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन थी, तो मेरे को 2 ही वेरिएबल से मतलब है। ठीक है? तो बाकी वेरिएबल का क्या हुआ? ऑल अदर वेरिएबल्स आर नोन एज non-basis and assign a value equal to 0। आई बात समझ में? मान लो मेरे पास में 5 इक्वेशन है और 8 वेरिएबल है, तो क्या करूंगा? 5 बेसिस बनेंगे और 3 नॉन बेसिस बनेंगे। जो भी नॉन बेसिस है उसकी वैल्यू 0। तो अब बच गए 5 वेरिएबल, 5 इक्वेशन। उनको सॉल्व करके मेरे को इक्वेशंस की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू को मैं इक्वेशन सॉल्व करके कैलकुलेट कर रहा हूं, उसको मैं कहता हूं बेसिस वेरिएबल। ठीक बात है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट? हाँ हाँ, ये डाउट होगा ना भैया। अब 5 वेरिएबल, 8 वेरिएबल है, 5 इक्वेशन है, यानी 5 ही बेसिस बनेंगे, 3 नॉन बेसिस बनेंगे। तो कौन बनेगा बेसिस? इज दैट क्लियर? चलिए, तो कैसे डिसाइड करेंगे बेसिस वेरिएबल क्या होंगे? फॉर इनिशियल इटरेशन, अच्छा पहले 1 मिनट रुको, ये पॉइंट नहीं। फ्रॉम ईच इक्वेशन वन वेरिएबल विल बी बेसिस। जितने नंबर ऑफ इक्वेशन है उतने नंबर ऑफ मेरे को बेसिस वेरिएबल लेने हैं। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से मैं एक वेरिएबल को बेसिस लूंगा और दूसरी इक्वेशन से मैं दूसरे वेरिएबल को बेसिस लूंगा। करेक्ट है? अभी आप पूछोगे सर पहले इक्वेशन में किसको अपन मानेंगे बेसिस? क्योंकि पहले इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, x1, x2 और s1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी 3 वेरिएबल है, तो किसको मानेंगे हम बेसिस वेरिएबल?
तो उसके लिए है फ्रॉम फॉर इनिशियल इटरेशन decision variables must be non-basis. What is decision variable? वो जिसकी ऑप्टिमम, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इतनी सारी कहानी कर रहा हूं। तो डिसीजन वेरिएबल क्या हुआ? x1 और x2। तो पहले इटरेशन में x1 और x2 जो मेन खिलाड़ी है उसको आप 0 वैल्यू पुट करके मैदान से बाहर रखोगे। क्लियर हुई बात ये? तो चलिए जी बताइए, अब यहां पे पहली इक्वेशन से कौन सा वेरिएबल बनेगा डिसीजन बेसिस वेरिएबल? S1, दूसरे से बनेगा S2। करेक्ट है? हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमेशा एक चीज होगी कि डिसीजन वेरिएबल तो बाहर बैठेगा, यानी कि उसकी वैल्यू आप 0 असाइन करोगे। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे पास डिसीजन वेरिएबल को हटाने के बाद सिर्फ स्लैक वेरिएबल बच जाता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। S1 और S2 जो है वो मेरे खिलाड़ी बन जाएंगे जो टीम में खेलेंगे अभी। करेक्ट है? लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्लैक वेरिएबल के अलावा हमको आगे एक और वेरिएबल मिलेगा जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। इज दैट क्लियर? सो फॉर इनिशियल इटरेशन artificial variable will be basis and absence of artificial variable A, slack variable will become basis वेरिएबल। ठीक है बच्चों, देखो एक चीज फिक्स है कि पहले इटरेशन में मैं डिसीजन वेरिएबल को बेसिस वेरिएबल नहीं बनाऊंगा। राइट? अगर इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल है, सबसे पहले मैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को टीम में लेके आऊंगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल मेरे पास में नहीं है उस इक्वेशन के लिए, तो फिर वहां से हम स्लैक वेरिएबल को टीम में लेकर आएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब इतना हो गया तो फिर अभी बहुत सिंपल काम है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। कुछ एक आध दो स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे, बट बाकी अब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लिख लीजिए बेसिस, यानी कि कौन कौन से वेरिएबल को भी आपने बेसिस लिया है। करेक्ट है? पहले इक्वेशन से आपने किसको टीम में लिया है? तो यहां लिखिए S1, दूसरे इक्वेशन से आपने S2 को लिया है। करेक्ट है? x1, x2 जितने भी वेरिएबल हैं उसको यहां पे लिख लीजिए। x1 कितने वेरिएबल है मेरे पास में? 4। तो x1, x2, s1, s2 और उसके बाद है राइट साइड कोफिशिएंट b। ठीक? s1 को आपने कहां से लिया है? फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन में बताओ x1 का वेरिएबल, x1 का कोफिशिएंट क्या है? 1। x2 का कोफिशिएंट 1। s1 का कोफिशिएंट, s2 का कोफिशिएंट b 450, दूसरा 2 1 0 1 600। बस, you got the first feasible solution of the problem। पहला आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। S1 की वैल्यू है 450, S2 की वैल्यू है 600 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2? क्योंकि टीम में नहीं है तो उसका स्कोर भी 0। इज दैट क्लियर? x1 x2 टीम में नहीं है तो उसकी वैल्यू 0। क्लियर हुआ? देखो क्या x1 x2 इक्वल टू 0 आपके सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? यस नो?
कर रहा है। आपने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा ग्राफिकल मेथड से, जो कि हमने किया है, तो आपने देखा होगा कि 0 0 मेरे फिजिबल रीजन का एक वर्टेक्स भी होना चाहिए। मैं ड्रॉ कर देता हूं अभी आपके लिए। सिंप्लेक्स मेथड क्या कर रही है, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जा रही है जब तक कि मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहां पे ये वर्टेक्स ओरिजिन फिजिबल रीजन में आ रहा था, करेक्ट है। तो पहला सॉल्यूशन मेरे को मिल चुका है, जो कि पहला वर्टेक्स है मेरे फिजिबल रीजन का। तो कहानी खत्म हो गई? कहानी खत्म हो गई? नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी कब खत्म होगी? जब मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, करेक्ट है। तो मैं अब इस वर्टेक्स 0 0 से निकलकर दूसरे वर्टेक्स पे जाऊंगा जब तक कि मेरे को z की मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल जाती है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद आई विल गो फॉर द ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। अब इसके बाद मेरे को करना पड़ेगा ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, यहां पे हम लिख लीजिए CB। CB इज द कोफिशिएंट ऑफ बेसिस वेरिएबल, नोट मत कर भाई, CB जो है वो कोफिशिएंट ऑफ बेसिस वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 था, देख नहीं था, तो उसका मतलब क्या हुआ, 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो स्लैक वेरिएबल नहीं है, तो CB की वैल्यू मेरे को मिल गई 0 0। इज दैट क्लियर? अब मैं कैलकुलेट करूंगा ZJ कैसे निकालूंगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या वैल्यू आई, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, 0 0 0 0 एंड 0। अच्छा, ये जो वैल्यू मेरे को मिल रही है ZJ के कॉलम में, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये जो वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल रही है, जिसको मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर? चलिए, अब यहां पे जो लास्ट कॉलम में निकाल रहा हूं CJ माइनस ZJ, ये मेरे को देगा कि मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है या नहीं। ठीक, तो CJ यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो x1 का क्या कोफिशिएंट था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 3, x2 का 0 0। तो यहां पे मेरे को CJ माइनस ZJ मिल रहा है 3 4 0 और 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये CJ माइनस ZJ हमको ये बता रहा है कि जो प्लेयर अभी आपके टीम में नहीं है, कौन कौन अभी टीम में नहीं है, x1 x2, तो ये बता रहा है कि इनको टीम में लाएंगे तो क्या असर पड़ेगा। जैसे कि x1 के नीचे मेरे को CJ माइनस ZJ की वैल्यू मिल रही है 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x1 को टीम में लेके आओगे तो एक बॉल पे 3 रन बनाएगा, करेक्ट है। और x2 को लेके आओगे तो एक बॉल पे 4 रन बनाएगा, करेक्ट है। अभी आप क्या के लिए कर रहे हो, अभी आप मैक्सिमाइज कर रहे हो, यानी कि बैटिंग कर रहे हो, यानी कि आप अपने ज्यादा रन बनाना चाहते हो, ठीक बात है। तो आप इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में खेलने का मौका दोगे या कहोगे कि नहीं भैया मेरी पारी डिक्लेयर, क्योंकि मेरे पास अभी बैट्समैन है भाई जो जाके अंदर रन बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बॉलिंग टीम में होता, मेरे को अगर रन कम करने होते तो मैं इनमें से किसी को भेजता क्या, क्योंकि ये जाके तो थोड़ा रन बढ़ा के आएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो अगर मैं बॉलिंग टीम में होता तो ये दोनों में से कोई को भी मैं टीम में नहीं भेजता, टीम में S1 और S2 को ही रहने देता। यानी कि अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की थी
तो मेरे को मेरी प्रॉब्लम का मिनिमम वैल्यू मिल चुका है। क्लियर हुआ बेटा ये बात? यहाँ पे मेरे को z की मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है, कोई भी और दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता जो z की वैल्यू को और कम कर दे। लेकिन मेरे को बात मिनिमाइजेशन की नहीं थी, मेरे को बात मैक्सिमाइजेशन की थी। तो मेरे पास अभी ये x2 है जिसको मैं टीम में भेजूंगा। ठीक है, टीम में खेलने के लिए पोजीशन कितनी है? जितने नंबर ऑफ इक्वेशन है। अब x2 को टीम में भेजना है तो किसी एक को बाहर बुलाना पड़ेगा, करेक्ट है? तो अब अपन ये डिसाइड करते हैं कि अगर x2 तो टीम में आएगा, ये तो मैं श्योर शॉट हूं, लेकिन x2 के लिए मेरे को किसको वापस बुलाना है, अब ये डिसीजन मेरे को लेना है। आ रही बच्चों बात समझ में? x2 को टीम में डालने के लिए किसको बाहर बुलाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे रिप्लेसमेंट रेशियो थीटा। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे रिप्लेसमेंट रेशियो? हमने x2 को टीम में लिया है, तो ये वाला जो कॉलम है उसको हम कहते हैं की कॉलम। दिस इज नोन एज द की कॉलम। ठीक, अब b डिवाइडेड बाय द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की कॉलम, 450 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? यहां पे आया 450, 600 डिवाइडेड बाय 1, 600। CJ माइनस ZJ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? CJ माइनस ZJ का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कौन सा प्लेयर टीम में जाना है या नहीं जाना है, ये अपन यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब थीटा का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? थीटा का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जो नया प्लेयर जा रहा है वो मैक्सिमम कितनी बॉल खेल सकता है, या हिंदी में बोलूं तो जो नया प्लेयर जा रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बिना कंस्ट्रेंट को वॉयलेट किए। यहां तक आपको यह बात समझ में आ गई कि x2 को टीम में लेके जाना है, करेक्ट है? x2 की यूनिट में एक यूनिट बढ़ाने पे, x2 की एक यूनिट बढ़ाने पे 4 रुपए का मुनाफा बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं x2 की इनफाइनाइट यूनिट बढ़ा दूं, नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को कंस्ट्रेंट देखना है, करेक्ट है? तो यहां पे मेरे को ये मालूम चल गया कि भैया ये तो टीम में जाएगा, लेकिन इसकी कितनी यूनिट में बढ़ा सकता हूं वो मेरे को थीटा बता रहा है। अगर मैं x2 की वैल्यू 450 से ज्यादा कर देता हूं तो मेरा पहला कंस्ट्रेंट जो है वो वॉयलेट हो जाएगा। करके देखो, लेट्स पुट x2 इक्वल टू 451, पहला कंस्ट्रेंट वॉयलेट हो रहा होगा, करेक्ट है? अगर आप x2 की वैल्यू को 600 से ऊपर कर देते हो तो आपका दूसरा कंस्ट्रेंट भी वॉयलेट हो जाएगा। क्लियर? तो कितनी वैल्यू मैं x2 की इंक्रीज कर सकता हूं? Why not 600? क्योंकि 450 से जैसे तुमने ऊपर किया पहला कंस्ट्रेंट वॉयलेट हो गया, और कोई भी कंस्ट्रेंट अगर वॉयलेट हो गया तो आपको फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिला। क्लियर हुआ ये बात? तो जो मैं वैल्यू मैक्सिमम इंक्रीज कर सकता हूं x2 की वो है 450, करेक्ट है? आप मेरे को बता सकते हो अगले टेबल में z की क्या वैल्यू मेरे को मिलने वाली है? बिना अगले टेबल में गए मैं यहीं से बता सकता हूं कि नेक्स्ट टेबल में मेरे को z की क्या वैल्यू मिलेगी। अगले टेबल में मेरे को z की वैल्यू मिलेगी 1800। कैसे निकाला मैं 1800? x2 की एक यूनिट बढ़ाने से कितना मुनाफा बढ़ रहा है? 4 रुपए। और कितनी यूनिट आप बढ़ा रहे हो? 450। तो आपका जो मुनाफा बढ़ने वाला है अगली बार वो 1800 का बढ़ने वाला है, और प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है आपका? 0। तो नेक्स्ट टेबल में प्रॉफिट क्या मिलेगा? 0 प्लस 1800। तो नेक्स्ट टेबल में जो मेरे को मुनाफा मिलेगा वो होगा 1800 रुपए का। बच्चों क्लियर हुआ? चलिए, तो हमने एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट किया,
कैसे कैलकुलेट किया, सीजे माइनस जेड जे हमने कैलकुलेट किया टू डिसाइड एंटरिंग वेरिएबल, कौन से प्लेयर को टीम में लेके आना है, और उसको लाने के लिए किसको बाहर जाना है वो मेरे को बताएगा रिप्लेसमेंट रेशियो थीटा। करेक्ट है? वो वेरिएबल जिसके लिए थीटा का वैल्यू मिनिमम पॉजिटिव होगा, थीटा का वैल्यू मिनिमम पॉजिटिव होगा, दैट विल बिकम द लीविंग वेरिएबल। इसको नोट वेरिएबल with minimum positive replacement ratio will become leaving variable ठीक है बच्चों। जिस वेरिएबल के लिए थीटा की वैल्यू मिनिमम पॉजिटिव होगी वो मेरा लिविंग वेरिएबल बनेगा। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है इसका क्या मतलब होगा? जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को थीटा की वैल्यू मिल रही है -450, माइनस में कोई भी नंबर हो। देखो यहाँ पे अभी 450 क्या बता रहा है कि अगर आप x2 को 450 से ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपका पहला कंस्ट्रेंट जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता इसका मतलब ये होता है कि आप x2 को कितना भी बढ़ा दो कंस्ट्रेंट नंबर 1 हमेशा वॉयलेट करेगा। नेगेटिव वैल्यू कब आता है? जब ऐसी कंडीशन कुछ होती x1 माइनस x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 होता मान लो, तब मेरे को x2 थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती, तब मेरे को थीटा की वैल्यू नेगेटिव मिलती। नेगेटिव वैल्यू इसका मतलब x2 को बढ़ाते जाओ, आपका कंस्ट्रेंट हमेशा सेटिस्फाई ही करेगा। अगर मैं x2 को इन्फिनिटी भी रख दूं तब भी क्या हुआ, x1 माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन 10। करेक्ट है? तो थीटा की अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब यह है कि जो आपका एंटरिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू बढ़ाने से जिस रो के लिए थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई है उस रो पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि वहां पे कंस्ट्रेंट वॉलेट नहीं होगा चाहे आप एंटरिंग वेरिएबल को कितना भी बढ़ा लो। बच्चों ये क्लियर हुआ? इट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हुआ? नेगेटिव मतलब आप बढ़ाते जाओ, कोई समस्या नहीं है। इसीलिए जब आप थीटा कैलकुलेट करते हो इफ b इक्वल्स टू 0 कंसीडर इट एज डेल्टा। अगर b की वैल्यू बच्चों 0 आ रही है, बच्चों b की वैल्यू अगर 0 आ रही है, जैसे मान लो यहाँ पे 0 होता, ठीक बात है, तो आप क्या कहते हैं 0 डिवाइडेड बाई 1 0, 0 डिवाइडेड बाई -1 इज 0। करेक्ट है? लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। देखो 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई -1 आपको दोनों में 0 मिला, तो आपने क्या करना है 0 को डेल्टा लिखिए, तो डेल्टा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डेल्टा, राइट, एंड डेल्टा डिवाइडेड बाई -1 इज माइनस डेल्टा। डेल्टा और माइनस डेल्टा सेम है क्या? क्या अंतर है? अगर प्लस डेल्टा है इसका मतलब आप जैसे ही आप अपनी लिविंग वेरिएबल को बढ़ाओगे आपका कंस्ट्रेंट वॉयलेट हो जाएगा, और अगर माइनस डेल्टा हो गया तो बिंदास बढ़ाओ। बात समझ में आ रही है? देखो अगर ये मान लो प्लस डेल्टा आया इसका मतलब हुआ 0, यानी कि जैसे ही आप लिविंग वेरिएबल एंटरिंग वेरिएबल को इंक्रीज करोगे आपका वो वाला कंस्ट्रेंट वॉयलेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो माइनस डेल्टा हो गया तो इसका मतलब आप बिंदास बढ़ाओ, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो बच्चों ये पॉइंट? तो जब भी आपको b का वैल्यू 0 मिले तो ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक आप लोग करते हैं, 0 डिवाइडेड बाई 1 और 0 डिवाइडेड बाई -1 दोनों में हम 0 लिख देते हैं। करेक्ट है? देखो अगर मान लो मेरे को ऐसा वैल्यू मिल रही है जैसे 10 प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो कौन सा वाला वेरिएबल 1, 2 और 3 कौन सा वाला वेरिएबल मेरा लीविंग वेरिएबल बनेगा? कौन सा वेरिएबल मेरा लीविंग वेरिएबल बनेगा? अरे भैया माइनस मतलब ये क्या लिखा है, वेरिएबल विद द मैक्सिमम मिनिमम पॉजिटिव रिप्लेसमेंट रेशियो।
तो ये वाला बनेगा आपका लिविंग वेरिएबल, क्योंकि मिनिमम पॉजिटिव तो डेल्टा ही है ना। क्लियर है, बात समझ में आई। और मान लो अगर यहाँ पे प्लस डेल्टा की जगह सपोज प्लस 20 होता तो क्या हो जाता, तो 10 जो था वो मेरा लिविंग वेरिएबल बन जाता। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे अब मेरा डिसाइड हो गया कि अंदर अपने को लेके आना है x2 को, और बाहर उसकी जगह कौन जाएंगे, S1 जो है वो उसकी जगह पे बाहर जाएंगे। तो ये वाली जो रो है उसको हम कहते हैं की रो, की रो, की रो। तो की रो और की कॉलम, की रो और की कॉलम का जो इंटरसेक्शन पे वैल्यू होता है, की रो और की कॉलम के जो इंटरसेक्शन पे वैल्यू होता है उसे हम कहते हैं पिवोटल एलिमेंट। करेक्ट है। element at the intersection of key row and key column is known as pivotal element, is known as pivotal element। अब अगले टेबल में जो आप जाएंगे तो क्या होगा, इन नेक्स्ट टेबल ये चीजें थोड़ी सी अपने को याद रखनी पड़ेंगी, प्रोसेस है ये अपने को याद रखना पड़ेगा। इन नेक्स्ट टेबल पिवोटल एलिमेंट must be 1, must be 1। चलिए, यहाँ तो मेरा जो पिवोटल एलिमेंट है वो ऑलरेडी 1 है, लेकिन हो सकता था कि यहाँ पे 5 लिखा होता, तो मैं क्या करता, ये वाली रो को 5 से डिवाइड कर देता। क्लियर। यहाँ पे 1/4 लिखा होता तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता। तो पहला ये जब आपका एक काम खत्म हो गया और आपको मालूम चला कि मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो फिर आप दूसरी टेबल पे जाओगे। तो दूसरी टेबल पे जाने के लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले पिवोटल एलिमेंट को 1 करना है। तो अभी वाले केस में तो पिवोटल एलिमेंट जो था वो ऑलरेडी 1 था, लेकिन अगर यहाँ पे 2, 3, 4 जो भी होता तो उतने नंबर से अपन उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके यहाँ पे 1 लेकर आएंगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलिए, दूसरा क्या काम करना है, एक्सेप्ट the pivotal element all other element in that row, sorry, in that column must be 0। अब बेटा यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, अगली टेबल में जाना है तो ये 1 को मेरे को 0 करना है। करेक्ट है। अब 1 को 0 करने के लिए सपोज मान लो कि मैं अभी दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपको। मान लो कि मेरे पास 2 रो मिल रही है, मेरे को इस टाइप से मिल रही है, से 5 मान लो ये वाला नंबर जो है वो पिवोटल नंबर है। क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, अगली टेबल जाओगे तो ये वाले रो को आप 2 से डिवाइड करोगे।
तो अगली टेबल जो बनेगी उसमें पहला लाइन आएगा 2 1 3 एंड 2। करेक्ट है बच्चों? अब ये वाला जो नंबर है इसको मेरे को जीरो करना है, ठीक है। अब इसको जीरो करना है तो मैं दो चीजें कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं R2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस R1, इस रो को मैं 2 से डिवाइड कर दूं और R1 से माइनस कर दूं, ये काम मैं कर सकता हूं। और दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा काम क्या कर सकता हूं, यहाँ पे जीरो चाहिए मेरे को, तो क्या करूं, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इससे माइनस कर दिया, और क्या कर सकता हूं, हाँ दूसरा काम मैं कर सकता हूं R2 माइनस 2R1। बात समझ में आ रही है? दो ऑप्शन है और दोनों सही नहीं है, दोनों में से ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। जो मेरा पिवोटल रो है उसी में मेरे को कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है। क्लियर हुआ बच्चों ये बात? यहां पे मैं 1 ले आया हूं, ठीक है। अब जो भी मेरे को इसको नीचे वाले कॉलम में मेरे को 0 चाहिए, तो उसके लिए जो भी मल्टीप्लिकेशन करना है वो मेरे को इसी रो में करना है जहां पे मैं ऑलरेडी 1 लेकर आया हूं। क्लियर हुआ? तो सही वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो मैं इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा -3 0 एंड 3 माइनस 12 माइनस 9 एंड 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -। बच्चों क्लियर हुआ ये? तो जो भी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है वो आप पिवोटल रो में ही करेंगे। क्लियर हुआ? जिसमें आप ऑलरेडी 1 कर चुके हो उसी रो को आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है उसी में करना है। क्लियर हुआ? चलिए, तो फिर यहाँ पे हो गया, तो काम खत्म हो गया, अब कोई समस्या अपने पास बची नहीं। अब ये टेबल मेरी आ चुकी है, इसी टेबल को मैं आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। क्या चेंज होगा? बेसिस। अभी कौन आएंगे बेसिस अगली टेबल में? x2 आ गया, x1 की जगह पे, s1 की जगह पे, और कौन रहा? s2। ठीक, ठीक है बच्चों। बाकी वेरिएबल लिख लीजिए, जैसे पहले लिखे थे x1 x2 s1 s2 एंड b। ठीक है। अब 1 जो था मेरा पिवोटल एलिमेंट था, इसको मेरे को 1 करना था, तो ऑलरेडी 1 है, तो पहले रो को एज इट इज कॉपी कर लेंगे अपन। क्लियर हुआ बच्चों ये? तो पहला रो मेरा एज इट इज आ गया 1 1 1 0 एंड 450 1 1 1 0 एंड 450। उसके बाद ये नंबर को मेरे को 0 करना है, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? R2 माइनस R1। इज इट क्लियर? R2 माइनस, तो यहाँ पे था 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0 -1 1 and 150। I got the second solution of the problem। क्या मिला सेकंड सॉल्यूशन? x2 इक्वल टू 450 एंड x1 इक्वल टू 0, क्योंकि x1 अभी टीम में है नहीं। करेक्ट है। सेकंड मेरे को फिजिबल सॉल्यूशन मिल चुका है, और ये सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो मेरे फिजिबल रीजन का एक और वर्टेक्स होना चाहिए। कहाँ गया? ये देखिए, ये पॉइंट सी। ठीक है, पहले आप यहाँ थे, दूसरे वर्टेक्स पे पहुँच गया। करेक्ट है। चलिए, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, सॉल्व हो गया? नहीं, अभी तो सॉल्यूशन मिला है, क्या मालूम कि ऑप्टिमल है या नहीं, तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे भैया ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, बताओ जरा। CB क्या आएगा यहाँ पे? x2 नहीं, 10 गलत है।
कोफिशिएंट ऑफ बेसिस वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन -4। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था आपका? अरे भाई 3x1 + 4x2, तो x2 का कोफिशिएंट 4 आया, तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 0, करेक्ट है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा zj, क्या आएगी zj की वैल्यू? 4 4 4 0 1 8 0 0। क्लियर हुआ बच्चों? ये 1800 जो है वो मेरे को अभी प्रेजेंट प्रॉफिट मिल रहा है। इज दैट क्लियर? ये प्रेजेंट प्रॉफिट मैक्सिमम है कि नहीं, कैसे मालूम चलेगा? सीजे माइनस जेड निकालो, क्या था x1 का 3 4 0 0, तो ये आ गया 0, सॉरी x1 का -1 0 -4 और 0, करेक्ट। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करें इसके बाद? अब कैसे मालूम सॉल्व हो गया? प्रॉब्लम क्या था? मैक्सिमाइजेशन का। अभी कोई ऐसा खिलाड़ी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा जिसको टीम में लाने से मेरे रन और बढ़े। अगर x1 को लेके आऊंगा तो वो रन कम करेगा, s1 को लेके आऊंगा तो वो रन कम करेगा, x2 और s2 जो है वो ऑलरेडी मेरी टीम में हैं, तो इसका मतलब इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन मेरे को z की मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। क्लियर हुआ बच्चों ये? चलिए जी, अब मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता तो फिर -4, क्योंकि अभी है प्लेयर हमारे पास जो z की वैल्यू को कम कर सकते हैं, तो s1 जो है वो टीम में आता। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? मैंने ऐसा बोला गया कि मिनिमाइजेशन के लिए ये है, मैक्सिमाइजेशन के लिए है, इतना बोला, उतना ध्यान देना, ठीक है। थीटा क्या बताया मैंने? थीटा क्या होता है? कितना बढ़ा सकता हूं, ठीक है ना। तो अगर मिनिमाइजेशन के लिए तो मैं ऐसे प्लेयर को लेके आऊंगा जो रन को कम करेगा, करेक्ट है। तो वो जो प्लेयर, क्योंकि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था तो मैं भी चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा खेले, करेक्ट है, और कितना ज्यादा खेल सकता है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा बताएगा। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का, वो आपको ये बता रहा है कि जिस प्लेयर को आप टीम में लेके आ रहे हो वो मैक्सिमम कितनी बॉलें खेल सकता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलिए ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए ठीक है, फिर कल।